Right, welcome to Inside Story. You're watching me, Rajiv K. Bajaj, on Lemon News, and the program is Inside Story. यानी अंदर की कहानी, अंदरूनी कहानी। और असल में अंदर की क्या बात है, हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। और जहां तक हो सके, यानी जहां तक हो सके, हम इस बात को बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि ज्यादा शोरगुल हो। ज्यादा शोरगुल में कुछ निकलता नहीं है। ये तू तू मैं वाला शो नहीं है। यहां पर लोग एक दूसरे को गालियां नहीं देते हैं। यहां पर गाली गलौज नहीं होती है। अंदर की बात क्या है, अंदर की कहानी क्या है, वो सामने निकल कर आती है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के मतलब की, यानी मेरे और आपके मतलब की, यानी हमारे मतलब की बात होती है। याद रखें, यही लेमन न्यूज में भी होता है, यानी मतलब की बात। किसके मतलब की बात? आपके और मेरे मतलब की बात, यानी हमारे मतलब की बात। और आज के शो में हम बात करेंगे वर्षा गायकवाड़ जी से, former Minister for Women and Child Welfare. We'll talk to her and we'll ask her as to what has the Congress done in these last 5 years. पिछले 5 बरस में महिलाओं और बच्चों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं। याद रखें, विमेन्स रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण बिल जो आने वाला था, महिला आरक्षण बिल जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सदन के पटल पर रखा जा चुका है। आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया? इन सब चीजों के बारे में हम वर्षा गायकवाड़ जी से भी बात करेंगे, उनका क्या ओपिनियन है। याद रखें, यह असेंबली का मसला नहीं है, यह लोकसभा का मसला है, लेकिन फिर भी वो इंपैक्ट करता है महिलाओं पर, महाराष्ट्र के। लेकिन उन सब चीजों के पहले देख लें अब तक की खास खबरें। लेट्स टेक अ लुक। गोरखपुर में ट्रेन हादसा, बरौनी एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस के बीच टक्कर, 12 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा घायल। व्हाइट हाउस में हुई मोदी और ओबामा की मुलाकात, भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने में अमेरिका करेगा मदद। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को झटका, आम आदमी पार्टी के नेता अंजलि दमानिया और प्रीति शर्मा ने दिया पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। शरद पवार के सभी आरोपों को सोनिया गांधी ने किया खारिज, कहा राहुल गांधी की वजह से नहीं टूटा गठबंधन। और एशियन गेम्स में मैरी कॉम का गोल्डन पंच, एशियन गेम्स में मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक। Right now, the moment with us, we have Varsha Gaikwad, former Minister for Women and Child Welfare. After all, do remember, at the moment there is President's rule in Maharashtra, so naturally she had to resign. Now, let's go straight across to Varsha Gaikwad ji. Varsha Gaikwad ji, namaskar. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं इनसाइड स्टोरी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे कि आप हमारे शो में आई। वर्षा गायकवाड़ जी, ये बताएं, 2 सवाल उत्पन्न होते हैं यहाँ पे। चलिए, जहां तक एनसीपी कांग्रेस का सवाल है उसके बारे में तो बहुत बातचीत हो चुकी है पहले से ही, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, महिला आरक्षण का प्रश्न है, महिला सुरक्षा का प्रश्न है और बच्चों का प्रश्न है, शिशु कल्याण का प्रश्न है, आप ये बताएं कि आपकी सरकार ने आज तक क्या किया है और इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों हुआ है सरकार को लेकर के कि महाराष्ट्र जो सबसे सुरक्षित राज्य था, आज की तारीख में तकरीबन उत्तर प्रदेश जैसा असुरक्षित हो गया है। ये बताएं वर्षा जी। नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया। जहाँ तक महाराष्ट्र की और कांग्रेस की बात आती है, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पिछले कार्यकाल में हम देखते हैं 5 साल के, तो महिलाओं के लिए महाराष्ट्र एक सरकार ऐसा है जिसने 94 में महिलाओं का पहला धोरण लाया। विलासराव जी थे तभी, स्वर्गीय विलासराव जी के, देशमुख जी के कार्यकाल में महिलाओं का दूसरा महिला धोरण आया, महिलाओं की पॉलिसी। और अभी पृथ्वीराज चौहान जी के कार्यकाल में हमने महिलाओं की तीसरी
पॉलिसी लाई है जिसमें महिलाओं के अलग अलग इशू, चाहे वो ग्रामीण महिला हो, चाहे वो शहर की महिला हो, चाहे वो सिंगल लेडी हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली महिला हो, चाहे वो सेक्स वर्कर में काम करने वाली महिला हो, सभी लोगों को उसमें ट्रांसजेंडर के लोगों को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है ताकि हर महिलाओं के बारे में, उनके सवालों के बारे में कम्युनिटी बेस हमने उसमें पढ़ाई की है और उसको पॉलिसी के रूप में करके लेके हम आए हैं। तो महिलाओं का तीसरा धोरण हम लाने में सफल हुए हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात होती है तो पिछले जब असेंबली के में अभी देखते हैं इस असेंबली के बारे में टिकट होती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने का काम अभी भी यहाँ पे हुआ है। 33% आरक्षण लोकसभा में और राज्यसभा में मिलना चाहिए, यह ठहराव भी हमने पारित किया था विधानसभा में। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी गांधी ने उस ठहराव के लिए भी और उस विधेयक के लिए भी बहुत सारी मेहनत की थी। आपको मालूम है कि राज्यसभा में भी उसको पारित करने का काम किया, फिर लोकसभा में जाके वो थोड़ा सा रुक गया। लेकिन हमारी सबकी कोशिश यही होती है कि महिलाओं की प्राथमिकता दे, महिलाओं के प्रश्न की प्राथमिकता दे। पिछले 5 सालों में अगर हम बात करते हैं तो जो कायदे कानून हुए हैं, जैसे 3 कानून कांग्रेस की सरकार ने लाए, यूपीए की सरकार ने लाए, जिसपे महिलाओं से रिलेटेड बलात्कार होने के बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया, बच्चों से रिलेटेड पॉस्को एक्ट आया, जो महिलाएं काम करती है उस महिलाओं के लिए जो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जैसा एक्ट आया। ये 3 कानून लाने का काम हुआ सोनिया जी के माध्यम से। महिलाओं के लिए एक पब्लिक महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, महिलाओं का आरक्षण लाने का काम किया। आज 50% महिला जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषदा में काम कर रही है और अलग अलग जो चीजें थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में लाने की कोशिश की है। वर्षा जी आपको वर्षा जी अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण दिया मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिका में, न्यूयॉर्क, और वहां पर उन्होंने एक बात दोहराई, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्योंकि अभी आपने कहा भाई 3 मेजर कानून आप लेकर के आए हैं महिलाओं के प्रति, जहां तक के डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल है, जहां तक के हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस का सवाल है, और उसके अलावा महिला सुरक्षा कानून का प्रश्न है। नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जो अपोजिंग पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, ये बार बार यही कहती रहती हैं कि हमने ये कानून बनाया, ये कानून बनाया, ये कानून बनाया। मैं तो कानूनों को उखाड़ करके फेंकना चाहता हूं, मतलब इफेक्टिवली ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन तकरीबन ऐसा ही कुछ कहा। लेकिन आप ये बताएं, कानून तो आपने बना दिए, बहुत अच्छा काम किया, आपको साधुवाद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, अभी 2012 के जो फिगर्स हैं अब जाकर के मिल रहे हैं, 2013 की रिपोर्ट आई हुई है क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की स्टेट इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के, तकरीबन 17,800 सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन सिर्फ महाराष्ट्र में हुए हैं, 17,800। मतलब आप ये बताइए, ये कानून बनाने का फायदा क्या हुआ अगर महिला अब भी असुरक्षित है, भले वो वर्क प्लेस हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो? वर्षा जी बताएं। देखिए, ऐसा है कि कानून के माध्यम से जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है, साथ में समाज का जो है उसमें शामिल होना, समाज प्रबोधन होना, ये भी उसके साथ आवश्यक है। जब कानून जो बने हैं इसको प्रिवेंशन करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बने हैं, और इस एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं तो उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होती है तो जो लोगों पे उसका असर होता है वो बहुत गहरा असर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं कानून तो होने बहुत आवश्यकता है। और जहाँ तक महाराष्ट्र राज्य की सवाल है तो महाराष्ट्र राज्य ने एक निर्णय लिया है कि महिलाओं के संदर्भ में अगर कोई केस आता है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेना चाहिए, और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना की है। जहाँ तक कांग्रेस की सरकार का सवाल आता है, महाराष्ट्र में पहला राज्य ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, किस तरह से FIR होना चाहिए, इसका पूरा तरह से कंसल्टेशन हमने किया है और ये कानून लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। आज हमारे यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आज तालुका लेवल पर प्रोटेक्शन ऑफिसर रखने का काम हमने किया है। इसके माध्यम से क्या होगा, अगर महिला को किसी तकलीफ है, आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में 3 ऐसे तालुके फाइंड आउट किए गए हैं जिसमें ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम किया है। वहाँ पे हम पुलिस स्टेशन के आवार में ही काउंसलिंग सेंटर दे रहे हैं, ताकि वो महिला अगर पुलिस स्टेशन में जाती है तो डर जाती है, तो उसको पहले कोई मिले जो उसको मदद के करे, उसको सहायता करे। लेकिन यहाँ पर वर्षा जी उसका प्रॉपरली FIR करे। वर्षा जी आपके डिपार्टमेंट ने, वर्षा जी आपके विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं साफ तौर पर बोलता हूं और सबके सामने बोल रहा हूं, ये एक बार नहीं 1000 बार पहले भी बोल चुका हूं, और आज इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों के सामने मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जहां तक आपका प्रश्न है, आपके विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप ये बताएं कि जहां तक के पुलिस महकमा है, गृह मंत्रालय है, अन्य सरकारी विभाग हैं, क्या उनसे आपको कॉपरेशन मिल रही है? क्योंकि आज भी जब कोई महिला अपना केस रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाती है तो
उसका क्या हल होता है उसका मुझे बयान करने की आवश्यकता नहीं है, ये शायद आपको ज्यादा मालूम होगा क्योंकि ऐसे केस आपके पास ज्यादा आते होंगे। आप ये बताएं कि पुलिस महकमे में के जिसको विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहा जाए कि पुलिस स्टेशन जो है वो एक डर की जगह ना हो, कोई भी महिला हो कोई भी बच्चा हो वो पुलिस स्टेशन जा सके, और एक अंग्रेजी में जो कॉन्सेप्ट है, विलायत में जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंडली नेबरहुड पुलिसमैन, उसका कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो क्या गृह मंत्रालय से आज तक आपको कोऑपरेशन मिली? वर्षा जी। देखिए, सवाल ऐसा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, चाहे वो जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो या मनोधैर्य स्कीम की बात हो, मनोधैर्य टीम की बात हो, और जहाँ तक हो सके होम मिनिस्टर से भी हमने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी है, और होम मिनिस्टर के साथ के माध्यम से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी एफआईआर के लिए वहाँ पे जाने की भी आवश्यकता नहीं। अगर फ़ोन पे भी कोई एफआईआर कर देता है तो उसको वो कंप्लेंट ली जाती है। 103 नंबर है जो महिलाएं कॉल कर सकती है मुंबई शहर में और मुंबई से बाहर। लेकिन मैम 103 नंबर मिलता नहीं है, महिलाएं जाके कोऑर्डिनेट करके। मैम 103 नंबर काम नहीं करता है, 103 नंबर पे लोग फोन कर करके थक जाते हैं, 103 नंबर नहीं मिलता है। मैम जी बताएं। नहीं, अभी ये देखिए होम मिनिस्ट्री जो है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है होता है, बहुत से बार हमने भी कोशिश की है, नंबर लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि होम मिनिस्ट्री के माध्यम से भी काम चालू है। और जहाँ तक हो सकता है महाराष्ट्र में हमने यही कोशिश की है कि महिलाएं सुरक्षित रहे, महिलाओं को अच्छा मिले, क्योंकि महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि महिलाओं की वेलफेयर स्कीम लाए, महिलाओं की पॉलिसी लाए, महिलाओं के लिए कानून लेके आए। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ये है कि उनका एफआईआर कराए, उनको अगर कोई तकरार है तो उसको सॉल्व कराए। और जैसे मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि ये सब लोग को मिलकर हमने बैठक ली थी और कंसल्टेशन में वही हमने कोशिश की कि सबके प्रोटोकॉल फॉलो कर जाए, पर हर किसी को प्रोटोकॉल दिए थे कि आपको ये काम है, आपको ये काम प्रॉपर्ली होना चाहिए। अगर जहाँ तक किसी का एफआईआर नहीं होता है तो वो तो बिल्कुल जा सकते हैं और वो बिल्कुल वहाँ पे बोल सकते हैं, वो तो कानूनी, जैसे मैंने कहा कि कानून क्यों चाहिए, एक्ट क्यों चाहिए, आपने कहा कि एक्ट नहीं चाहिए, तो मैं बोला कानून इसलिए ही चाहिए कि एक बार कानून हो जाता है तो उसके फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी बन जाती है और इम्प्लीमेंटेशन करना। मैं तो आपसे इतना भी कहना चाहूँगी कि हमने बीच में एक मुहिम भी की थी, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले जी की जयंती 3 तारीख को होती है और 12 तारीख को राजमाता जिजाऊ जी की जयंती होती है। हम हर साल 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक एक अभियान चलाते हैं जिसका नाम है राजमाता जिजाऊ और क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले अभियान। इसके माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि ये कानून जो बने हैं सब कानून हम महिलाओं तक लेके जाए, चाहे वो तालुका लेवल पे, गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विभाग लेवल पे लेके जाए। महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो कहाँ जा सकती है, एक्ट के अंतर्गत वो कहाँ किसने मिलना चाहिए, किसके पास उनको मदद मिलनी चाहिए। तो वो काम हम सभी कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब काम चल रहे हैं। लेकिन साथ ही में जिस तरह से आपने कहा कि अगर किसी को पर्सनल कुछ तकरार है तो हमने पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है कि महिलाओं के लिए एक महिला लोकशाही दिन का कार्यक्रम लिया है और हर मतलब 2 महीने के पहले सोमवार के दिन महिला लोकशाही दिन होता है, जो तालुका लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, विभागीय लेवल पे होता है और मंत्रालय स्तरीय मतलब राज्य स्तरीय होता है। मंत्रालय स्तरीय महिलाओं को कोई तकलीफ होगी तो डायरेक्ट मिनिस्टर मतलब हमसे मिल सकती है, तालुका लेवल पे तहसीलदार है, जिला लेवल पर कलेक्टर है, विभागीय लेवल पे विभाग कमिश्नर है। अगर किसी को भी कोई तकरार है महिलाओं को, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वो यूटीजिंग हो, इस सब के लिए हमने कोशिश करने का काम किया। चलिए ये तो रही, बीच में बहुत बड़ी मूवमेंट की थी। जी वर्षा जी, चलिए ये तो रही जो अब तक आपने काम किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी सरकार ने बहुत कानून पास किए और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने जहां तक महिला वर्ग का प्रश्न है बहुत कदम उठाने की कोशिश की कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन वो दूसरी बात है कि बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर हमलों की घटनाएं वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा होती रहीं। अब आप ये बताएं, चुनाव होने वाला है, 15 अक्टूबर को चुनाव है, आप अब महिलाओं के लिए क्या संदेशा देना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं आप कि और आप क्या करने वाली हैं या कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है महिलाओं को लेकर के? जी बताएं। जी देखिए, हमारी बहुत सी योजनाएं हैं, उसका एक्सटेंशन हम करना चाहते हैं। जैसे सुकन्या हमारी योजना है जो अभी बीपीएल कुटुंब के लिए है, वो आगे हम चाहेंगे और बड़े। जो बचत गट बने हैं उसकी जो यह है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन के में कैसे फैसिलिटी कर सकते हैं, भारतीय महिला बैंक के साथ उसको कैसे, हमने बीच में ही एमओयू भी साइन किया है महावीम के साथ, तो उसको हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। बचत गट के लिए मॉल में किस तरह से हम जगह दे सकते हैं,
सिंगल लेडी को जो है योजनाएं हैं उसको हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी है। हमने तो बीच में टॉयलेट की मुहिम भी बहुत बड़ी की थी, जिसमें मैंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि चाहे वो गांव में हम लोग जाते हैं तो चाहे वो स्टेट हाईवे रहे चाहे वो नेशनल हाईवे रहे, वहाँ पे हर टोल नाके पे जो है वो महिलाओं के लिए टॉयलेट होनी चाहिए। हर 50 या 25 किलोमीटर के बाद महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। वो हमने काम किया है। मुंबई शहर में भी है जहाँ पे हमने कोशिश की है कि रेलवे स्टेशन या कहीं भी आजू बाजू में महिलाओं को टॉयलेट की फैसिलिटी मिले। और साथ ही साथ में हमारी ये भी कोशिश है कि चाहे वो तीर्थ स्थल हो चाहे वो पर्यटन स्थल हो, वहाँ पे महिलाओं की अलग टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और सिर्फ टॉयलेट की व्यवस्था पर नहीं होनी चाहिए, उसमें पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत सारे इशूओं पे हमने जो है, जैसा हम चाहते हैं कि जो बच्चियां हैं, जैसे हमने बीच में IIT एंट्रेंस के लिए महिलाओं के लिए IIFS के साथ टाई अप करके 50 लड़कियों को हर डिस्ट्रिक्ट से चुन के उनको पढ़ाई में, जो लड़कियां गरीब कुटुंब से है लेकिन जो आगे पढ़ना चाहती होशियार लड़कियां, उनको हमने IIT पेस के माध्यम से पूरा उनका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हो रहा है। हम चाहते हैं कि चाहे वो UPSC एग्जामिनेशन हो, MPSC एग्जामिनेशन हो या अलग एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग की बात हो या उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, वो भी हम कांग्रेस के जाहिरनामे के माध्यम से करना चाहेंगे। तो हमारी कई प्रायोरिटी है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सी बेसिक प्रायोरिटी है और कुछ प्रायोरिटी अपलिफ्टमेंट की प्रायोरिटी रहेगी। और जो धोरण हमने बनाया है, चाहे वो चाइल्ड पॉलिसी हो चाहे वो महिला पॉलिसी, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तक फायदा इसको किस तरह से पहुँचाए। क्योंकि अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करेंगे ना बजाजी, तो मैं जो महिलाओं को अधिकार दिया वो उनके हिसाब से लगा सकती है। उसके लिए हमने GRT बकायदा निकाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने की है जो कई राज्यों से हटके है, कई राज्यों से हमारी प्रोग्रेसिव है। लेकिन वर्षा जी यहाँ पर दो चीजें सामने आती हैं। नंबर एक तो आपका रिकॉर्ड कि भाई हम लोगों ने ये कानून बनाया, ये कानून बनाया, ये कानून बनाया और उसका इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ। दूसरी चीज, जहां तक के चुनाव का प्रश्न है, ऐसा कौन सा मुद्दा है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप देने वाली हैं या कांग्रेस पार्टी देने वाली है महिलाओं को, जिससे उत्साहित होकर या प्रोत्साहित होकर महिलाएं आपको अपना मत दें, यानी महिलाएं आपको वोट दें। आप ही लोगों ने एक मंगलसूत्र की जो योजना शुरू करी थी, आप ही लोगों ने करी थी। ये भी कहा था कि भाई 10वीं क्लास तक जितनी भी महिला बच्चियां हैं उन सब के लिए एजुकेशन फ्री होगी। इस किस्म की क्या कोई स्कीम के बारे में आप सोच रहे हैं? ऐसी कोई अनाउंसमेंट क्या आप करने वाले हैं इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? वर्षा जी बताएं। नहीं, देखिए, जैसा हमने कहा कि आप अगर पॉलिसी देखेंगे तो पॉलिसी जो बनाई है उसमें से कई सारी चीज़ें जो है वो एकदम नई है और बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रोग्रेसिव है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। इसीलिए मैंने कहा कि वो दो पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि चाहे वो, देखिए, हमारी प्रायोरिटी हर महिलाओं के लिए अलग अलग है। घर में रहने वाली महिलाओं को किस तरह से हम उद्योग दें, हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको सुविधा कैसे दे, चाहे वो, जैसा मैंने आपको बताया कि टॉयलेट की सुविधा है। तो हर अलग अलग वर्ग के लिए हमने अलग अलग प्रायोरिटी की चीज़ें देने के लिए हमने बात की है। और जहाँ तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रोग्रेसिव चीज़ हम इस पॉलिसी के माध्यम से और मैनिफेस्टो के माध्यम से लाने की, जैसे मैंने आपको कहा कि हम ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर देंगे कि लड़कियों को वोकेशनल एजुकेशन में मदद होनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में मदद होनी चाहिए। ये हमारी कोशिश होगी। आर्थिक रूप से हो या अलग अलग रूप से हम उसको किस तरह से मदद करें, वो हमारी प्राथमिकता होगी। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमने उसमें पॉलिसी के ऊपर हमने उसमें बात की है। जैसे मैंने कहा कि सुकन्या योजना अभी BPL के कुटुंब के लिए है, जिसमें अगर लड़की के बाद 1 लाख रुपए मिलते हैं 18 साल के बाद, उसका एक्सटेंशन किस तरह से करके हम 1 लाख तक के उत्पन्न को महिलाओं को जो है उसको फायदा दे सके। तो इस तरह से बहुत सी सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। हर डिलीवरी कैसे हो, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुपोषण कम करने में सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया है। वर्ल्ड वाइड हमारी तारीफ हुई है, चाहे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, लंदन यूनिवर्सिटी हो, CNN चैनल हो, इसने हमारा महाराष्ट्र का मॉडल हर जगह पे लिया है। तो मुझे लगता है हमारी प्रायोरिटी बहुत कंफर्म है कि हमें, जैसा मैं आपने कहा है कि महिला और बच्चों के लिए हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि उनको सुरक्षित भविष्य दे। सुरक्षितता के लिए हमने कहा है कि ऐसे ऑडिट बनाए जाए, सेफ्टी ऑडिट, जिसके माध्यम से वहाँ पे किस तरह की सुविधा देनी चाहिए, पुलिस कैसे जाना चाहिए, पुलिस का कितने बार उधर राउंड अप होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो हमने वो पॉलिसी में मेंशन की है, वो भी हम यहाँ पे लेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम, हाँ जी वर्षा जी, एक और सवाल आपसे, ये स्पेसिफिक सवाल है। आपको याद होगा शक्ति मिल्स कंपाउंड में जब एक बलात्कार का केस सामने आया, एक महिला पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद आदरणीय RR पाटिल जी से ये पूछा गया कि भाई महाराष्ट्र में बलात्कार के इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उस पर RR पाटिल जी ने यह कहा, तो क्या हर घर के सामने एक पुलिसकर्मी को लगा दें?
हर घर के सामने क्या पुलिसकर्मी को लगा दें, ये आर पाटिल जी ने कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तभी मैंने जान करके पहले आपसे पूछा था गृह मंत्रालय के बारे में कि क्या गृह मंत्रालय से आपको पूरी कोऑपरेशन मिली अपने काम में, महिला सशक्तिकरण के कार्य में? क्या आपको गृह मंत्रालय से, गृह विभाग से आपको कोऑपरेशन मिली या नहीं मिली? इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं वर्षा जी। देखिए मैं यही कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन वो जब हुआ था तब मैं भी वहाँ पे थी, और जो जिस तरह से बोला गया था कुछ अलग तरह से इंटरप्रेट करा गया था उसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सुरक्षितता महसूस कराना और महिलाओं को सेफ्टी करना ये सभी की जिम्मेदारी है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हमने, जैसा मैंने आपको कहा कि पॉलिसी के माध्यम से हमने सेफ्टी ऑडिट की संकल्पना लाई है कि वहाँ के एनजीओ के साथ चर्चा करना, उनके साथ पुलिस के साथ चर्चा करना। और जहाँ तक सहायता की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में हमने बहुत से कार्यक्रम लिए थे जिसमें हमने कंसल्टेशन उनके साथ भी बहुत सा किया था कि कोई चीज़ें होनी चाहिए, कोई चीज़ें करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों के बारे में मैं अभी अलायंस हमारा ये हो गया है कि मैं ये इतना ही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की जो है वो महिला की सुरक्षितता है। हमारी जो पॉलिसी आएगी, जो हमारी जो आगे का मैनिफेस्टो आएगा, उसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि महिलाओं के लिए एक तो सुरक्षितता रहे, चाहे वो लैंगिक अत्याचार से रहे, जैसे मैंने आपको कहा फाइनेंशियली उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं, एजुकेशन में किस तरह से मदद कर सकते हैं, नागरिक सुविधाएं उनके लिए कैसे दे सकते हैं। क्या सोचा है आगे, जी बताएं। जी मुझे देखिए, अभी हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सी योजनाएं हैं, उसको एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आज सिर्फ 50 लड़कियों को हम करते हैं या 30 लड़कियों को करते हैं, उसको एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फॉरेन जाने वाली ग्रांट हो या ये सब चीज़ों की हो। साथ ही में ये महिलाओं के लिए हमें अपलिफ्ट के लिए नया योजना लाना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि कष्टकरी महिला है, शेतकरी महिला है, उनके लिए हमें किस तरह से उनको ट्रेनिंग दे सके ताकि महिला जो थोड़ा स्वयं बचत गट के माध्यम से उसको किस तरह से आगे निकल के आ सके, उसको लोन की फैसिलिटी कैसे दे सके। ये सब हमने रमाई करके एक योजना भी सबमिट की है जो हमें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि उसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि मागास वर्ग की महिलाओं को जो है उनके CMRC सेंटर खोले जाए, उनको बचत गट के माध्यम से स्टॉल मिले जाए, उनका पूरा बनाने का खर्चा सामाजिक न्याय विभाग से मिला जाए। तो अलग अलग योजनाएं जो है आदिवासी महिलाओं के लिए भी हमारी सोच है कि उनके लिए पर्यटन के माध्यम से। लेकिन वर्षा जी, लेकिन वर्षा जी, ये बात तो ठीक है और लोगों ने इस बात को सराहा भी है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस की जो कमिटमेंट रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, मानता हूं। लेकिन इस बार भी अगर आप टिकट्स के वितरण को देखें, आपने महज 27 महिलाओं को, 27 महिला कैंडिडेट हैं आपके इस बार चुनाव में। मतलब आपकी युति भी नहीं है, कोई अलायंस भी नहीं है, इतनी ज्यादा सीटों पर इस बार आप लड़ रहे हैं और महज 27 सीटें। जी बताएं, जी बोलिए। सबसे ज्यादा महिलाएं तो हमारी पार्टी से ही खड़ी है जी, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं है। मेरा ये कहना है मिनिमम 100 तो होनी चाहिए थी, मिनिमम कम से कम 100 तो होनी चाहिए थी। जी हमारा भी कहना यह है कि कम से कम, इसीलिए हम चाहते हैं कि 33% का रिजर्वेशन का बिल आए ताकि जो महिला है तो वो भी हमारी प्रायोरिटी सबसे बड़ी है कि, लेकिन वो केंद्र शासन के माध्यम से बिल आने वाला है, राज्यसभा में मंजूर है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोकसभा में भी आए और लोकसभा में भी उसको मंजूर करे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा। आज देखिए 50% आरक्षण की वजह से हमारी आज मुंबई महानगर पालिका में 60% महिलाएं हैं। तो वो किसने दिया है? वो कांग्रेस की देन है। हमारी महिला वहां पर बैठी हो, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है जी। कोई पार्टी की बैठी है वो बात नहीं है, लेकिन मैम चैरिटी बिगिंस एट होम। जी, चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने ही घर से, बिल्कुल मानती हूँ कि हमने भी ये कहा था कि महिलाओं को टिकट देना चाहिए और महिलाओं को टिकट ज्यादा से ज्यादा देने का पार्ट में, जैसा बोला पिछले भी 12 MLA हम लोग हैं, 12 में से 6 तो हमारे कांग्रेस की महिला आमदार है। जी तो ये सवाल है यार, बीजेपी और शिवसेना। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बड़ी शर्मनाक बात है? मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी शर्मनाक बात है। 288 में से 288 में से सिर्फ 12 सक्षम हो रही है। जी बताएं। जी बिल्कुल, ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि जब तक लोकसभा में, विधानसभा में आरक्षण की बात नहीं आएगी तब तो वही परिस्थिति है कि मैक्सिमम हमको मिलती है, कितना टिकट मिलता है उसमें से सबसे कम हम 2% होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 10% थे अभी तक के रिकॉर्ड में। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि 33% हम क्यों बात कर रहे हैं इतना।
कि महिलाओं को उतना प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हमारी भी मांग है, उसमें कोई शक होने की सवाल ही नहीं है जी। उसमें हम आपके साथ मुझे हैं। शर्म सिर्फ इस बात की आ रही है, कांग्रेस जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है उसने खुद ही इतनी कम महिलाओं को टिकट दिए। मैं मानता हूं बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज के बनस्पत सबसे अरे लेकिन ज्यादा आपको टिकट्स मानना आपने चाहिए, दिए। सबसे ज्यादा सीट तो हमने दी है। बिल्कुल, उसके लिए आपको जी। साधुवाद, लेकिन वो भी महज सिर्फ 27 सीटें हैं। मिनिमम कम से कम 100 तो देनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में इसके लिए इस सवाल के प्रति आपके पास कोई प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन वर्षा गायकवाड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। धन्यवाद धन्यवाद, Thank you so much. Thank you. Right, and now let's take a look at the actual state of women empowerment, not environment, empowerment in the state of Maharashtra. जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर के वास्तविकता क्या है, वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। याद रखें, इसके पहले कि हम वो आपको दिखाएं, याद रखें, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो शिवसेना ने महज 10 सीटें दी हैं, सिर्फ 10, और सबसे ज्यादा 27 सीटें कांग्रेस ने दी हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 288 मेंबर के हाउस में एक बार फिर महज 10 या 12 महिलाएं ही चुनकर आएंगी। लेट्स टेक अ लुक। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर तमाम सवालात आए दिन उठते आए, फिर चाहे वो महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की घटना हो या फिर महिलाओं के साथ बढ़ते बलात्कार की घटनाएं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहाँ महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। बीते दिनों दिल्ली में निर्भया कांड के बाद बलात्कार का कोई मामला सामने आया तो वो शक्ति मिल गैंगरेप का मामला है, जिसमें एक अखबार की फोटो जर्नलिस्ट के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। घरेलू हिंसा में अगर बात करें तो देश भर में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले लगातार सामने आते हैं, जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2005 में पूर्व की यूपीए सरकार के कार्यकाल में घरेलू हिंसा कानून को लागू किया गया और सभी राज्यों में इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिए गए। लिहाजा राजनीतिक पार्टियों ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया। MSCW ने सभी राज्यों की पार्टियों को यह निर्देश भी दिए थे कि चुनाव के दौरान पार्टियां महिला सुरक्षा का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। Right, time for us to take a very, very short break. As far as we are concerned, time for us to take a very short break. The break will last for exactly 1 minute. Don't go away. We'll be right back with everything and anything to do with politics in Maharashtra. जी हाँ, महाराष्ट्र में अंदर की कहानी क्या है, अंदरूनी बात क्या है, और जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है उसके बारे में बात करने के लिए हम वापस आएंगे सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड के बाद, यानी 1 मिनट के बाद। डोंट गो अवे। Welcome back. Welcome back. You're watching The Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, you're watching me on Lemon News. In case you have anything to say, in case you need to respond to anything, please do send in your emails on insidestory@lemonnews.com. यानी आप अपने email भेजें lemonnews.com पर, on insidestory@lemonnews.com. My name is Rajiv K. Bajaj, and you're watching me right now on Lemon News. सबसे पहले देख लें अब तक की खास खबरें, उसके बाद और बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। अंदर की बात क्या है, कौन किसके साथ जा रहा है, और अब भी किसके साथ किसकी डील हो रही है या नहीं हो रही है। ये मत समझिए कि अगर 4 कोने का कॉन्टेस्ट है या 5 कोने का कॉन्टेस्ट है तो वास्तविकता में पीछे पीछे हाथ नहीं मिलाया जा रहा। ये मत समझिए। वो असल में क्या है
कौन सी चीज पीछे क्या हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले देख लें अब तक की खास खबरें। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस फर्स्ट। गोरखपुर में ट्रेन हादसा, बरौनी एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस के बीच टक्कर, 12 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा घायल। व्हाइट हाउस में हुई मोदी और ओबामा की मुलाकात, भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने में अमेरिका करेगा मदद। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को झटका, आम आदमी पार्टी के नेता अंजलि दमानिया और प्रीति शर्मा ने दिया पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। शरद पवार के सभी आरोपों को सोनिया गांधी ने किया खारिज, कहा राहुल गांधी की वजह से नहीं टूटा गठबंधन। और एशियन गेम्स में मैरी कॉम का गोल्डन पंच, एशियन गेम्स में मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक। Right, and at the moment with us, our very old friend, Mr. विनायक मेटे। विनायक मेटे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। याद रखें, विनायक मेटे जी बिल्कुल आगे थे। विनायक मेटे जी के कहा जा सकता है नेतृत्व में एक आंदोलन चला मराठा आरक्षण के लिए, और मराठा आरक्षण को आखिरकार सरकार ने माना। याद रखें, जिस दिन विनायक मेटे जी हमारे पास आए थे पहले हाल ही में, तब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही थी महायुति को लेकर के। फिर ऐसा लगा कि महायुति असल में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज विनायक मेटे जी जो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना इकट्ठे रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्हीं से पूछते हैं कि भाई महायुति तो अब टूट गई, अब आपको क्या लगता है विनायक मेटे जी, अब चुनाव में क्या होने वाला है? विनायक मेटे जी बताएं। देखिए, एक आपने जो कहा है वो राजीव जी सही है कि हमारी और सभी महाराष्ट्र की जनता को ये लगता था कि महायुति एक साथ रहे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है महाराष्ट्र की कि ये एक साथ नहीं रही, और उसमें से महायुति से शिवसेना बाजू में हो गई जी। अभी देखिए, ये महायुति में अभी 5 शिवसेना के बगैर जो 5 घटक पार्टियां एक साथ है। बाकी जिस तरह से महायुति टूट गई, उसी हिसाब से महाराष्ट्र में आघाड़ी के भी टूट गई है जी, मन से अलग लड़ रही है। बाकी एक थर्ड फ्रंट नहीं, फोर्थ फ्रंट, ऐसे कितनी भी आघाड़ियां फ्रंट ऐसी बने हैं जी, तो सब माहौल ऐसा बन रहा है कि बोल नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा पूरे देश का है और महाराष्ट्र का भी है जी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ जो महायुति बनी है उसको बहुत अच्छे चांसेस है। ऐसा अभी हम पिछले 5-6 दिन से अभी लगातार हम घूम रहे पूरे महाराष्ट्र में, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। विनायक मेटे जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। चलिए, ये तो बात रही कि किसके ज्यादा चांसेस हैं सरकार बनाने के लिए, किसके नहीं है, खैर वो तो अलग बात है, और मैं यहाँ पर आपसे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी आगे होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो ये भी लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो बाई इलेक्शंस होंगी वो जीतेगी, उनको ये भी लग रहा था कि बिहार में जो बाई इलेक्शंस होंगी वो जीतेंगे, उनको तो ये लग रहा था कि गुजरात में जो नरेंद्र भाई मोदी की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो जीतनी ही जीतनी है, बनारस में जहां से नरेंद्र भाई मोदी खुद जीत करके आए हैं बतौर लोकसभा मेंबर, वहां पर जो बाई इलेक्शन हुआ वो भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। चलिए वो बात छोड़िए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 16% कोटा मंजूर किया मराठाओं के लिए, मराठा 16% कोटा आपको दिया, और आप फिर भी उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं, उन्हीं के विरोध में जा रहे हैं। विनायक मेटे जी बताएं। देखिए, मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो गवर्नमेंट पिछले 15 साल से राज कर रही है महाराष्ट्र जी, में, वो पहले दिन से, उससे पहले से मेरी मांग थी कि भाई ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए मराठा रिजर्वेशन के लिए जी, लेकिन उसके
लिए मैंने कितना आंदोलन किया, संघर्ष किया, ये सब आपके सामने है। जी बिल्कुल सामने। इतना होते हुए भी राजू जी इस लोगों के कुछ भी उसका असर नहीं हो पाया जी। वो सब लोग पूरे मराठा समाज को, भाई ये तो अपने लोग है, वो कहाँ जाने वाले अपने को छोड़कर, इस तरह का मन में सब ये लेकर चल रहे थे। तो जो हमारे मराठी में जो ये कहावत है, ग्रहित पकड़कर वो मानकर चल रहे थे जी। लेकिन अभी लोग जो बच्चे आगे आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो बोल रहे भाई तुम हमारे समाज के हो, ये बात ठीक है यहाँ तक, लेकिन तुम हमारे अगर काम के नहीं हो तो किस काम के हमारे। लेकिन विनायक मेढ़ी जी यहाँ पर ये बताएं, क्योंकि पिछली बार भी इसके बारे में बात हुई थी, जरा कनेक्शन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था, इसलिए अच्छी तरह बात नहीं कर पाए थे। तो फिर लोगों की भी डिमांड है कि भाई विनायक मेढ़ी जी क्या कह रहे थे, जरा बजाज साहब आप उनसे दोबारा पूछें। तो वही मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ। बार बार ये बात सामने आती है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर, मतलब तकरीबन हर बार एक या दो छोड़ करके जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो सारे मराठा बने हैं। जितने भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो गए हैं, जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं, वो सब मराठाओं के पास हैं। जितने भी, मतलब आप एक से एक बढ़ के इन्फ्लुएंशियल पोजीशन देख लीजिए, वो सब मराठों के पास है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं, सरकार ये कैसे कह सकती है कि मराठा वर्ग, मराठा समुदाय आज की तारीख में पिछड़ा वर्ग है महाराष्ट्र में? वो जरा समझाएं, ये कि लोगों के गले से उतरता नहीं है। जी बताएं। नहीं, बराबर है, आपकी बात बहुत सही है। ये दुर्भाग्य की बात हमारी ऐसी है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान साहब से लेकर अभी तक जो थे जी पृथ्वीराज चौहान साहब जी, उनके लगभग दो चार लोग छोड़कर सभी के सभी सीएम मराठा समाज के थे जी। मिनिस्टर मराठा समाज के है जी, एमएलए काफी है, एमपी है, ये सब कुछ है। लेकिन ये मराठा समाज में सिर्फ उन्होंने जन्म लिया है। इनमें से एक भी आदमी, एक दो लोग छोड़कर इनमें से बाकी लोग इन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जिस एरिया से, जिस डिस्ट्रिक्ट से ये सब लोग आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप बहुत पुराने और बड़े पत्रकार है, आपको सब महाराष्ट्र पता है जी। तो आप थोड़ा सा मालूम कर लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारा नेता है मराठा समाज का, उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली के हद तक ये सब सत्ता रखी है और उसके फायदे ले लिए हैं। या फिर एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा विनायक मेढ़ी जी, जरा विस्तार से बताएं। अगर बात बता रहे हैं तो पूरी बात बताएं, आधी बात ना बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि जितने मराठा समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हर एक के पास आज की तारीख में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, किसी के पास मेडिकल कॉलेज है, किसी के पास इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक एक जगह में मराठा समाज के राजनीतिक नेता जितने हैं अनक्राउंड किंग्स हैं अपने अपने इलाके के। एक तरीके से देखा जाए बेताज के बादशाह हैं अपने इलाके के। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेताज बादशाह जितने भी हैं उन्होंने अपने ही समाज को, यानी मराठा समाज को पिछड़ा बना करके रखा है, क्या ये कह रहे हैं आप? विनायक मेढ़ी जी बताएं। 100% सही है। ये मैं आपके माध्यम से भी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने ये आरोप सब मिनिस्टर के, सीएम के सामने असेंबली में किया है, और एक बार नहीं काफी बार किया है कि इन लोगों ने शुगर फैक्ट्री हो या कॉटन फैक्ट्री हो या एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी हो, ये सभी जो किया है उन्होंने अपने लिए, अपने फैमिली के हद तक किया है। मराठा समाज का अगर किसी का डीम यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है या बहुत बड़ी कॉलेजेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग, इसमें एक भी हमारा मराठा समाज के गरीब लड़का और लड़कियां जाती है एडमिशन के लिए, तो ये जो लोग करोड़ों रुपए डोनेशन लेते, उसमें अगर 10,000 भी कम रहता है पैसा, तो अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते कि भाई ये गरीब है और इनको 10,000 ही कम है, तो अब उतनी सहूलियत दे दो या बाद में हम लोग बढ़ेंगे, तो ये लोग हमारे गरीब मराठा समाज का लड़का हो, लड़की, इनको एडमिशन नहीं देते या सर्विस नहीं देते, बल्कि बाहर के लोगों को या जो पैसा देने वाला जो पैसा देने वाले आदमी, उनको वो सीट देते या नौकरी देते या जो भी फायदा है वो। विनायक मेढ़ी जी आपको रोकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। मैं चाहूंगा हमारे दर्शक जो हैं इसके ऊपर रिएक्ट करें।
जो विनायक मेटे जी ने कहा है बहुत बहुत अहम बात है ये, और ये सिर्फ मराठा समाज पर ही लागू नहीं होती, हर एक पर लागू होती है, ये भी बता दूं मैं आपको। वो तो खैर सिर्फ मराठा समाज की बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पर जितने भी महाराष्ट्र में, आप एक चीज याद रखें, एक छोटा सा फिगर मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और ये फिगर है विनायक मेटे जी, जरा ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मुंबई शहर में, मुंबई शहर हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी, बल्कि दक्षिण एशिया की आर्थिक राजधानी एक तरीके से देखा जाए, साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ साउथ एशिया की बात कर रहा हूं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फाइनेंशियल कैपिटल, यानी क्या, मुंबई। मुंबई शहर में 1955 के बाद एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, बराबर, एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। नॉट वन सिंगल न्यू मेडिकल कॉलेज हैज बीन एडेड इन द सिटी ऑफ मुंबई। लेकिन महाराष्ट्र के हर जिले में यह कहा जाता है, हर जगह पे यह कहा जाता है विनायक मेटे जी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना सकते। लेकिन महाराष्ट्र के हर जिले में आपकी उंगलियां गिनते गिनते आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो नए इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, जो नए डेंटिस्ट्री के कॉलेज बने हैं, जो नए ऑप्थेल्मोलॉजी के कॉलेज बने हैं, वो खत्म नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होंगे। और ये सारे कैपिटेशन फी कॉलेजेस हैं, और इसमें 90% जो मालिक हैं वो मराठा हैं। आप बताएं विनायक मेटे जी, आप बताएं इसके बारे में। आप जो बोल रहे हो वो सही है। महाराष्ट्र मुंबई में इतनी बड़ी कैपिटल होने के बावजूद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई में भी बना नहीं है, लेकिन मुंबई के बाहर भी एक बहुत कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, या ITI बने हैं। जो मेरी जानकारी है सिर्फ 3 बने हैं, जहां तक, हाँ, जो मेरी जानकारी है सिर्फ 3 बने हैं, जहां तक मैं जानता हूँ। जी सही जी। लेकिन इसके बावजूद आप मुंबई के बाद आप थोड़ा सा आगे जाइए नवी मुंबई में, नवी मुंबई में कम से कम 10-15 मेडिकल कॉलेज ये सब प्राइवेट है जी। हर नेता का, मराठा हो या नॉन मराठा हो, बहुत सारे नेताओं के वहाँ मेडिकल कॉलेज है। थाना में मेडिकल कॉलेज है, रायगढ़ में है, पुणे में तो कितने सारे हैं, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में ये बना है। और इन्होंने अपने खुद के लिए फायदे के लिए बनाए, और ऐसी पॉलिसी जो मिनिस्टर है तो वही तो बनाते हैं ना कैबिनेट में, और वो अपने फायदे के लिए यहाँ बनाओ, ये रूरल एरिया में बनाओ, नो विच इटसेल्फ इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ये अहम बात आती है विनायक मेटे जी, आपसे आखिरी सवाल। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात आती है, जो आपने बात कही है वो बहुत अहम है, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जरा ध्यान दें। विनायक मेटे जी, किसी भी और देश में, हिंदुस्तान में भी अब, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका बहुत बहुत सीरियस और बहुत गंभीर व्यू लिया है, ये टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वही मंत्री वही पॉलिसी बना रहा है, वही नीतियां बना रहे हैं, सरकारी नीतियां वही बना रहे हैं, किसके लिए? अपने ही मेडिकल कॉलेजेस के लिए, अपने ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए, यानी अपने ही कारोबार के लिए, अपने ही व्यवसाय के लिए वही नीतियां बना रहे हैं। अब आपसे सवाल यह है विनायक मेटे जी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये आपको गारंटी कैसे मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी भी वही नहीं करेगी जो आज तक होता रहा है? आखिरकार उनका रिकॉर्ड महाराष्ट्र में, अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र की भी बात करें, 1995 से लेके 1999 तक कोई ज्यादा खास बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। जी विनायक मेटे जी बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या कोई कांग्रेस या राष्ट्रवादी, कोई भी पार्टी हो जी, उनमें से सभी पार्टियां में ऐसे कुछ नेता जरूर है कि जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और गवर्नमेंट की पॉलिसियां अपने हिसाब से बनाने का काम करते हैं। ये एक ध्यान देने बात है। ये मैं तो इतना कहूंगा ना कि 2 बातें, जो गवर्नमेंट में बैठने वाला कैबिनेट मिनिस्टर है या स्टेट मिनिस्टर है, जो वहाँ कायदे बनाता है, डिसीजन लेता है, उन्होंने इस तरह का कोई भी फायदा लेने का सोचना भी नहीं चाहिए। उसमें वो ऐसे कोई मेडिकल खुद नहीं डालना चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं डालनी चाहिए। अगर जिसने डाला भी हो तो वो कैंसिल करने चाहिए, और उसका एक ऑप्शन करके उसको किसी को लेना है वो उसको दे देना चाहिए। जी दुरुस्त बात है, जी दुरुस्त बात है। लेकिन विनायक मेटे जी, जहां तक मराठा समाज का खुद का प्रश्न है, क्या आखिरी सवाल ये, क्या अब मराठा समाज एकजुट हो गया है, क्या एकत्रित हो गया है, क्या सब लोग अब साथ आ गए हैं?
ये बताएं पक्का, आपके साथ। उसमें तो कोई बात नहीं है राजू जी। जी बताएं। ये जो अपन बात कर रहे थे कि ऐसे हमारे जो गरीब लोग हैं, तो ये गरीब लोग इतने हैं, और एक बाजू में गरीब लोग हैं, दूसरे बाजू में एक गवर्नमेंट में सत्ता पाने वाले लोग हैं, जी। सहकारिता में भी काम करने वाले बहुत बड़े हैं, वो श्रीमंत हो रहे हैं, जी। वो अमीर हो रहे हैं, और बाकी हमारा समाज गरीब हो रहा है। जी। ये 70% ऐसे गरीब लोग हैं, और 10% सिर्फ अच्छे लोग हैं, 20% ऐसे मिडिल क्लास के लोग हैं। जी। तो ये 70% लोगों को ये 10% वाले से कोई लेना देना नहीं है। राइट। इसलिए पार्लियामेंट में उनका सब सफाया हुआ, और जी। वही अभी होने वाला है असेंबली में। वही होने वाला है असेंबली में। विनायक हाँ। मेटे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे बात की। Thank you. बहुत बहुत Thank शुक्रिया you, आपका, राजीव जी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, जाने के पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। आप जरा एक वादा करें हमारे दर्शकों के सामने। जरूर। विनायक मेटे जी, हाँ बोलिए। मराठा समाज को आप धोखा नहीं देंगे। जो समाज ने आपको बनाया है उस समुदाय को आप धोखा नहीं देंगे। यानी आप भी अपना कैपिटेशन फी कॉलेज बना करके, अपनी यूनिवर्सिटी बना करके, अपने घर को बहुत बड़ा बना करके, अपने घर को महल में कन्वर्ट करके लाखों करोड़ों के मालिक बनके, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे जो कि आज तक बाकी लोगों ने किया है। एक दिन उन सबके नाम भी हम लोग लेंगे, लेकिन क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं, ये बताएं। देखिए, मैं अभी 30 साल से सोशल काम में हूँ, और पिछले 16-17 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। और वो सब छोड़िए विनायक मेटे जी, आप ऐसा करेंगे या नहीं? नहीं, एक ही बात मैं वही बोल रहा हूँ आपको। जी। इतना साल होने के बावजूद भी मेरे घर आज भी, अगर आपको मैं जरूर इस बार अभी ये मैं पक्का करता हूँ, आपने सिर्फ आना चाहिए, मैं न्योता दूंगा, मेरे घर पे आप आइए। आज भी यानी ऐसा आप नहीं करने वाले हैं? ऐसा झोपड़ी मैं जैसा आपका, घर है। मैं सबके सामने आपका निमंत्रण, आपका न्योता स्वीकार करता हूं, लेकिन और आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे या नहीं? आप ऐसा करेंगे या नहीं? अभी तक आपने नहीं किया, आगे करेंगे? मैं कतई करूंगा नहीं जी, है। चलिए समाज के साथ, चलिए, समाज के आपको साथ साधुवाद, आपको साधुवाद। थैंक यू सो मच, thank you. थैंक यू सो मच। ऑलराइट, नाउ एट द मोमेंट विद अस वी हैव अनदर वेरी ओल्ड फ्रेंड, वी हैव मिस्टर अबू आसिम आजमी विद अस एट द मोमेंट। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र अबू आसिम आजमी, और पिछली मरतबा जब हम लोगों की बात हुई थी, अबू आसिम आजमी जी और मैंने और बाकी सब लोगों ने भी यही बात कही थी कि कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी को एक होना चाहिए ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, समझौता हो भी गया और उसके बाद समझौता तोड़ लिया गया। आसिम भाई नमस्कार। 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 राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं, इनसाइड स्टोरी से, लेमन न्यूज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस वक्त हमारे साथ हैं। शुक्रिया सर। अबू आसिम आजमी जी, ये बताएं कि समझौता होने के बाद टूट कैसे गया? मेरी ये समझ के बाहर है। देखिए, मुझे ट्रैप किया गया, और मुझे अफसोस है कि मैं उनके जाल में फंस गया। जी। मुझे लगता है कि ये लोग चाहते थे कि हम लोगों को एक तरफ हमसे ये समझौता करें, हमको समझा बुझाकर, जी। दूसरी तरफ ये लोग हमको फंसा दें आखिरी दिन, ताकि हम लोग एबी फॉर्म अपना बांटने ना पाए, जी। और हम अपने उम्मीदवार अपनी मर्जी से लड़ाने ना पाए। जी। सच्चाई तो यही है। मेरी सब बात हुई यहाँ तक कि जो इनके बड़े लीडर मिस्टर अहमद पटेल हैं, दिल्ली में बैठते हैं, जी। उन्होंने मुझे बुला के बात किया। मुंबई में मुख्यमंत्री जी, पृथ्वीराज चौहान साहब जी। और मानिक राव ठाकरे जी, जी। सारे लोग, बहुत सारे रिस्पेक्टेड लोगों के सामने बात किया। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और फिर बाद में क्या कहते हैं मुझसे कि 12:30 बजे रात को मुझे फोन करते हैं मुख्यमंत्री जी। भाई, मुझे अफसोस है कि मेरे लोगों ने आंदोलन किया मुंबई में, और आंदोलन करके दिल्ली में ये मैसेज दिया जी। समाजवादी पार्टी का चेहरा माइनॉरिटी का चेहरा है जी। ये एक ही समाज की बात करती है जी। ये हमेशा बेगुनाहों को छुड़ाने की बात करती है जी। मुसलमान चेहरा है, इससे हाथ मिलाएंगे तो हमारा चेहरा भी सांप्रदायिक हो जाएगा और हमारा मेजोरिटी का वोट कट जाएगा। ये बोल करके बोले हम क्या करें, मजबूरी है हमारी, हम जो है आपसे युति नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई अगर मुख्यमंत्री जी आप ऊपर वाले किसी के चपरासी हैं, किसी के बोलने पे करते हैं, तो आपको क्या हक था मुझसे बात करने का, क्या हक था मुझे आपको ट्रैप करने का। खैर मैं फंस गया, लेकिन मैंने फिर भी भागते दौड़ते कुछ न कुछ करके 20-25 उम्मीदवार खड़ा किया है मैंने। अब देख रहा हूँ क्या होता है। लेकिन आसिम भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर समाजवादी पार्टी की छवि ऐसी है, अगर समाजवादी पार्टी की छवि ऐसी है जिससे मेजॉरिटी वोट कटता है, तो जब एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गिरने वाली थी
उस वक्त समाजवादी पार्टी का सपोर्ट क्यों लिया, क्यों समर्थन लिया उस वक्त? नहीं ये ऐसी जब बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा सेकुलर है। आज उत्तर प्रदेश में जब 2012 में इलेक्शन हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की सुनामी चल रही थी, जब हम लोग 224 सीटें बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा जीत कर आए थे, उस वक्त भी 11 सीटें बीजेपी जीत के गई थी यूपी में। और आज पौने 3 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ है, जब बीजेपी का सुनामी चल रहा है, तो ऐसे समय में हम लोगों ने 11 में से 8 सीटें जीत ली, हरा दिया हमने उनको। हमारा चेहरा सेकुलर है। ये कांग्रेस के लोग बेईमान हैं, ये झूठे हैं, दगाबाज हैं। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, मुझे फंसाया, मेरे साथ मुझे जो है ट्रैप कर लिया जी। और जब जरूरत पड़ती है नेताजी बेचारे सेकुलरिज्म को बचाने के लिए इन बेईमानों का साथ दे देते हैं जी। और ये लोग मेरे साथ धोखा करके चाहते हैं कि मेरे उम्मीदवार खड़े ना होने पाए। ऐसा मेरे साथ हो गया। लेकिन आसम भाई एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार चल रहा है, क्योंकि यही सवाल हमने कांग्रेस से भी पूछा, कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा कि भाई आपने समझौता करके आखिरकार क्यों तोड़ लिया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष वोटों का अगर बंटवारा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना सुनिश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी की जो इमेज है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश, जहाँ अयोध्या है, जहाँ काशी और मथुरा है, जहाँ सांप्रदायिकता की पूरी खेती की जा रही है, वहाँ पर 224 सीट का जीत कराई है। उन कांग्रेस वाले को मुंह पर मार के बोल दीजिए इस बात को आप जी। ये अब क्या बात करते हैं? इंडियन मुस्लिम लीग क्या 224 सीट उत्तर प्रदेश में जीत सकती है? भाई फिलहाल तो मुस्लिम लीग की जहाँ तक मैं जानता हूँ एक भी सीट नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं, इस तरह की बातें करते हैं ये लोग जी। ये क्या हुआ कि ऐसा कि जब कहते हैं ना कि जब आदमी की मत मारी जाती है तो उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है। रस्सी जल गई, मेरे बल नहीं गया है। यूपी में एक सीट जीत के आप आ रहे हैं, वो तो मुंबई और महाराष्ट्र में थोड़ा इनकी बची थी। और आपकी बात देखिए क्या होता है। एवं उसके बाद भी मैं नहीं चाहूंगा कि बीजेपी शिवसेना जीत कराए। मैं तो यही चाहूंगा सेकुलर सरकार बने, परंतु मेरी इतनी शक्ति आ जाए कि ये मनमानी ना करने पाए। मेरी यही कोशिश होगी, बाकी आगे ऊपर वाला जैसा चाहे वैसा होगा। आसिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much and all the very best to you for the elections. Thank you. And that of course was Mr. Abu Asim Azmi telling us all about the fact that how he was betrayed by the Congress party. कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ धोखा किया, ऐसा अबू आसिम आजमी का कहना है। What do you think? We really would like to know what you think. Do send in your emails on insidestory@11news.com. That's insidestory@11news.com. You're watching Inside Story. Of course you are. My name is Rajiv Kumar Bajaj and we leave you with the headlines. हम छोड़ जाते हैं आपको मुंबई और महाराष्ट्र की हेडलाइंस के साथ। We of course will be back with you tomorrow on the same channel. In the meantime, do keep sending in those mails. Inside Story@11news.com. Bye-bye.